हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अपनी 35 वीक 3 डेज़ की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। यानी कि ये मेरी 9 मंथ की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है और ये 9 मंथ में कराया जाने वाला लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है। और इसके अकॉर्डिंग ही डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि जो आपकी डिलीवरी होगी वो ऑपरेशन से होगी, यानी कि सी सेक्शन होगी या नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो गाइस, ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, और इससे पहले जो ग्रोथ अल्ट्रासाउंड होता है ना, ग्रोथ वाला, ग्रोथ स्कैन जिसे कहते हैं, ये उसी की तरह होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि इसमें जो बेबी का वेट होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है और डॉक्टर इसमें एएफआई देखते हैं, क्योंकि कई बार लास्ट 9 मंथ में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें एएफआई थोड़ा कम हो जाता है। ये चीज़ें देखते हैं और बच्चे के नेक में नाल फंसी है या नहीं फंसी है ये भी देखते हैं, और किसी तरह की ब्लॉकेज है या नहीं है ये भी पता चलती है। ठीक है, बस तो इतना ही डिफरेंस इसमें होता है। कई चीज़ें बदल जाती है और कई चीज़ें सेम रहती है। और ये जो अल्ट्रासाउंड होता है ये बहुत ही कंपलसरी होता है और इसको आप लोगों को, सभी को, अगर आपका होने वाला है तो इसको आपको ज़रूर कराना चाहिए। और बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस अल्ट्रासाउंड में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको आपके बच्चे के बारे में पता चलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो फ्रेंड्स, सबसे ऊपर जो बेसिक डिटेल, जैसे कि आपका नाम, कौन सी डेट में ये अल्ट्रासाउंड हो रहा है, किसने रेफ़र किया है, कौन सी डॉक्टर है आपका, उसका नाम लिखा जाता है। और फर्स्ट लाइन में लिखा गया है स्कैन ऑफ सिंगल इंट्रायूटेरियन फेटस विद सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो गाइस, यहाँ पे जो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है ना, वो बहुत ही मतलब अच्छी प्रेजेंटेशन होती है। अगर आपकी रिपोर्ट में भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन लिखी हुई है, या अगर आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो और उसमें सिफेलिक प्रेजेंटेशन आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल डिलीवरी के जो चांस है ना वो काफ़ी हाई रहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी बेबी की जो पोजीशन है वो सिफेलिक होनी चाहिए। सिफेलिक पोजीशन मतलब इसमें क्या होता है ना, जो बच्चे का हेड होता है वो नीचे को होता है और जो पैर होते हैं वो ऊपर होते हैं, उसे ही सिफेलिक पोजीशन कहते हैं। इसमें 95% जो चांस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। वो अलग बात है कि लास्ट मोमेंट में अगर कोई इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर ये कह देते हैं कि आपको मतलब सी सेक्शन करना पड़ेगा, वो अलग बात है। बट अगर आपकी स्मूथली प्रेगनेंसी चल रही है और सिफेलिक प्रेजेंटेशन आई है, 95% चांस है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है फेटल हार्ट एंड आयोटिक पल्सेशन एंड लिम्ब एंड बॉडी मूवमेंट्स सीन अंडर रियल टाइम स्कैनिंग एंड अपीयर नॉर्मल। और यहाँ पे बच्चे का जो फेटल हार्ट रेट है वो 143 बीट पर मिनट है। तो इस लाइन का मतलब है जो हमारी बॉडी में आयोटा होता है उसका बेसिकली वर्क जो होता है ना, वो होता है बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना। तो अल्ट्रासाउंड में फेटल का हार्ट और आयोटिक पल्सेशन एंड जो बेबी की बॉडी मूवमेंट्स थी वो सब कुछ नॉर्मल अपीयर हो रही थी। जैसे कि बेबी के जो हाथ पैर हैं, फिंगर्स हैं, और जो भी उसकी बॉडी मूवमेंट्स थी सारी नॉर्मली वर्क कर रही थी। और जो बच्चे की इसमें हार्ट बीट आई है वो आई है 143 बीट पर मिनट। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। आगे लाइन में लिखा गया था प्लेसेंटा इज पोस्टीरियर आर एंड इन अपर पार्ट। तो फ्रेंड, अगर आपकी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में या तो आपका प्लेसेंटा पोस्टीरियर होगा या एंटीरियर होगा। पोस्टीरियर में प्लेसेंटा बैक साइड में होता है एंड एंटीरियर में प्लेसेंटा फ्रंट साइड में होता है। तो दोनों ही साइड जो होते हैं ना प्लेसेंटा के, वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। इसमें टेंशन नहीं लेनी कि अगर आपका एंटीरियर आया है तो ये कुछ रिस्की वाला है या पोस्टीरियर आया है तो ये रिस्की वाला है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड। पोस्टीरियर और एंटीरियर दोनों ही प्लेसेंटा नॉर्मल होते हैं। बस इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, बच्चे की जो मूवमेंट होती है ना, बस इतना ही फ़र्क होता है कि एंटीरियर वालों को थोड़ी लेट पता चलती है एंड पोस्टीरियर वालों को थोड़ा जल्दी पता चल जाती है। बाकी और कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं होता है। तो अगर आपका भी पोस्टीरियर प्लेसेंटा आया है या एंटीरियर आया है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो लिखा गया है रेट्रोप्लेसेंटल एरिया इज क्लियर। तो फ्रेंड, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी जो बॉडी होती है उसमें कई बार प्रेगनेंसी में क्या होती है ना, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा प्लेसेंटा और यूट्रस होता है ना उसके बीच में क्लोटिंग इकट्ठी हो जाती है। ये क्लोटिंग हर प्रेगनेंसी में नहीं होती है, कभी कभी किसी किसी प्रेगनेंसी में इंटरनली ब्लीडिंग होती है। उसकी वजह से जो प्लेसेंटा और यूट्रस होता है उसके बीच में क्लोटिंग इकट्ठी हो जाती है। तो जो वो एरिया होता है ना उससे रेट्रोप्लेसेंटा
प्लेसेंटल एरिया कहते हैं। तो मुझे इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हुई थी प्रेगनेंसी में, इसकी वजह से इस लाइन में ये लिखा गया है जो रेट्रो प्लेसेंटा एरिया है वो क्लियर है, क्योंकि कोई भी वहाँ पे क्लोटिंग जो है सीन नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे इंटरनल ब्लीडिंग ही नहीं हुई थी। बट किसी किसी वीमेन को इंटरनल ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से जो अगर वहाँ पे ये लिखा आ सकता है कि रेट्रो प्लेसेंटा एरिया जो है क्लियर नहीं है, वहाँ पे कुछ जो क्लोटिंग है वो सीन हो रही है। नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं प्लेसेंटा शो ग्रेड सेकंड चेंजेस। तो फ्रेंड जैसे कि ये ग्रेड क्या होती है, प्लेसेंटा की मैच्योरिटी होती है, और मेरी जो ग्रोथ स्कैन जो 27 वीक में हुआ था ना, उसमें जो प्लेसेंटा थी उसकी ग्रेडिंग सेकंड थी, एंड 35 वीक में जो ये अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें भी जो प्लेसेंटा की ग्रेडिंग है वो सेकंड ही थी। तो किसी किसी का क्या होता है ना, किसी किसी की 35 वीक में ये ग्रेडिंग या तो थर्ड हो जाती है या 4 हो जाती है। तो इसमें भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, या इससे ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपकी प्लेसेंटा की मैच्योरिटी थर्ड हो गई है या फोर्थ हो गई है तो आपकी सी सेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्लेसेंटा की मैच्योरिटी से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। नो कॉन्जेनिटल विसरल और क्रेनियोस्पाइनल एनामोली सीन। इस लाइन का फ्रेंड मतलब क्या है, जो एनामोली होती है ना, कॉन्जेनिटल एनामोली, उसको हम जन्मजात विकृतियाँ भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है ना, बच्चा में सुनने की दिक्कत होती है, तो या वो पैदा होने से ही शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर में किसी को ये दिक्कत है, यानी कि बच्चे के फादर को या बच्चे के बड़े भाई बहन को, अगर किसी को भी घर में कोई ये दिक्कत है कि कोई कम सुनता है या बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता, तो चांस बन जाते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है बच्चे में भी देखने को मिले, कि बच्चा भी या तो कम सुनेगा या बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। बट ये जो होती है जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। अगर घर में किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल 98% चांस है कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल होगा। तो जैसे कि मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ये लिखा था कि नो कॉन्जेनिटल विसरल और क्रेनियोस्पाइनल एनोमली सीन, कि मेरे बच्चे में इस तरह की कोई भी जो जन्मजात विकृति है वो नहीं पाई गई थी, क्योंकि हमारे जो फैमिली मेम्बर थे, जैसे कि मैं, मेरे हस्बैंड और बाकी घर में जो मेम्बर्स थे, उनके साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आगे है एमनियोटिक फ्लूइड इज़ एडिक्वेट। AFI जो है वो 12.0 आया था। 12.0 अगर आपका भी आता है तो वो भी बिल्कुल नॉर्मल है। कोशिश करना कि आपको 10 से नीचे नहीं जाने देना है। अगर वो ऊपर ही रहता है तो वो बहुत ही अच्छा है। इसके लिए आप जो है लिक्विड आइटम ज़्यादा लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया था। और फ्रेंड जैसे कि आपको पता है कि प्रेगनेंसी में 9 महीने तक जो बेबी होता है वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, और इसी एमनियोटिक फ्लूइड को मतलब बेबी ना कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, कि मतलब आप ये सोचते होंगे एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा रह रहा है तो कहीं उससे कोई नुकसान होगा, तो ऐसा नहीं है। एमनियोटिक फ्लूइड से बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, और ये एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बेबी को एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखता है, और इससे बेबी ईजिली इसमें जो है ना सारी मूवमेंट्स करता है। और 35 to 38 वीक की प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड की क्वांटिटी 1 लीटर होनी चाहिए। एंड जो डिलीवरी टाइम होता है ना 40 वीक तक, उसमें ये 40 वीक तक तो ये रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि अगर आपका 39 या 40 वीक चल रहा है तो थोड़ा एमनियोटिक फ्लूइड की जो रेंज है ना वो थोड़ी कम हो सकती है, बट आप कोशिश करना है कि आपको ना लिक्विड आइटम थोड़े ज़्यादा ही लेने हैं। नेक्स्ट में लिखा है इंटरनल ओएसिस क्लोथ सर्विकल लेंथ इज़ एडिक्वेट। तो फिर इसका मतलब क्या होता है कि कई बार किसी किसी लेडीज़ की जो सर्विक्स होती है वो छोटी होती है, और उसी की वजह से डॉक्टर क्या होते हैं, छोटी सर्विक्स होने की वजह से स्टिचेस लगा लेते हैं ताकि जो है ना प्रीमेच्योर डिलीवरी ना हो, क्योंकि जिसकी छोटी सर्विक्स होती है उसके चांस होते हैं कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। और जिस लेडीज़ की भी शॉर्ट सर्विक्स है उसको बेड रेस्ट प्रॉपर लेना चाहिए, ताकि मतलब आपको ना प्रेगनेंसी में 35 वीक अपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि 35 वीक के बाद अगर आपकी डिलीवरी होती है ना वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, बट अगर 35 वीक से पहले अगर हो जाती है तो वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। और अगर 35 वीक के बाद आपकी डिलीवरी हो रही है और उसमें जो बेबी होता है ना वो ईजिली सर्वाइव भी कर पाता है, इसलिए। बट मेरी रिपोर्ट में क्या था ना, जो सर्विकल लेंथ थी वो नॉर्मल थी। उसके बाद कुछ पैरामीटर्स दिए गए हैं, और इस पैरामीटर्स को भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है बीपीटी मतलब बाय पैरेटल डायमीटर, जो बच्चे की सर की गोलाई होती है ना उसका जो मेजरमेंट करते हैं वो यहाँ पे बताया गया है, जो मेरा 90.6 mm आया था।
और उसके बाद है FL दे रखी है, यानी कि फेमोर लेंथ, जो बच्चे की जांघ की हड्डी होती है, जो उसकी लेंथ होती है ना, उसका मेजरमेंट दिया गया है, जो कि मेरा आया था 67.2 mm। उसके बाद है AC, यानी कि एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस, जो पेट की गोलाई होती है बच्चे की, उसकी मेजरमेंट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद जो मेरा ये अल्ट्रासाउंड हुआ था 9 मंथ में, उसमें जो बच्चे की वेट आया है ना, बच्चे का वेट आया है यहाँ पे 2 किलो 668 ग्राम, और इसमें प्लस माइनस जो ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो 2 किलो 668 ग्राम आया था 35 वीक 3 डेज़ के अल्ट्रासाउंड में। जो मेच्योरिटी थी, यानी कि जो प्रेगनेंसी के वीक थे मेरे, वो थे अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग 35 वीक 3 डेज़। LMP यहाँ पे दे रखी है कि मेरा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, 18 तारीख को आया था, 18 नवंबर 2020 में आया था। उसके बाद एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी अल्ट्रासाउंड के अकॉर्डिंग मेरी दे रखी है 25 अगस्त 2021। और यहाँ पे लास्ट में इम्प्रेशन दिया गया है, जिसमें बताया गया है जो सिंगल लाइफ फेटस ऑफ 35 वीक 3 डेज मेच्योरिटी, कि जो बच्चा है फेटस है, उसकी जो मेच्योरिटी है वो है 35 वीक 3 डेज की। तो बस ये 9 मंथ का जो अल्ट्रासाउंड होता है लास्ट वाला, उसमें ये सारी चीज़ें ही दी होती है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता है। बस जैसे कि मैंने आपको बताया है, बस बच्चे का वेट देखा जाता है, क्लोटिंग है या नहीं है किसी टाइप की, वो देखी जाती है, और कोई भी एनामोली सीन है या नहीं है वो देखी जाती है, बच्चे की बॉडी मूवमेंट्स देखी जाती है, FHR देखा जाता है, बस ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं बच्चे की। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, और साथ ही साथ अगर चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे